आज सभी प्रदेश के लोगों को नमस्कार करता हूं जो आज मेरे लाइव प्रोग्राम में जुड़े हैं। मैं उनका इस लाइव कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। इस वैश्विक महामारी कोरोना ने हम सबको ये मजबूर कर दिया कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने घरों में रहें, लेकिन हमारा कार्य बाधित नहीं हो, हमारी प्रगति बाधित नहीं हो, इसके लिए हम सब लोगों को विभिन्न प्रकार से एक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए जुड़ने का जो कार्यक्रम है, अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने के जो कार्यक्रम हैं, उसके लिए आज चर्चा करने के लिए मैं गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से विधायक चुना गया। आप सबकी मेहरबानी से मुझे शिक्षा राज्य मंत्री का दायित्व मिला है। मेरा धर्म बनता है कि मैं उन तमाम शिक्षक साथियों, तमाम छात्र छात्राओं, तमाम अभिभावकों से रूबरू हूँ और उनकी समस्याएं, उनकी शंकाएं, उनका यथासंभव प्रयास करने का काम करूं। मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने पूरे देश में सबसे पहले इस लॉकडाउन की शुरुआत की, जिससे प्रदेश के लोगों में कोरोना की महामारी से उनको कोई क्षति नहीं पहुंचे। फिर देश के प्रधानमंत्री जी ने ये शुरुआत की और हम सब आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियमों की पालना कर रहे हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं। जो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जो हमसे दिशा निर्देश देकर के पालना करने को कह रही है, वो हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं इस हमारी कड़ी परीक्षा में मेरे शिक्षा विभाग के सभी शिक्षक बंधु, शिक्षिकाएं बंधु, बहनें, हमारे अभिभावक, हमारे छात्र छात्राएं और तमाम शिक्षा जगत से जुड़े हुए वो लोग जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलाते हैं, सरकारी सेवा में हैं या प्राइवेट निजी शिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं देते हैं, उन सब लोगों में एक तरीके से सरकार के हमारी मदद के लिए क्या कदम हैं, किस प्रकार से छात्रों का अहित नहीं हो, किस प्रकार से उनके बोर्ड की परीक्षाएं आगे समय पर कैसे होंगी, किस प्रकार से बेरोजगार हमारे युवा नौकरी के लिए जो काफ़ी बरसों से प्रयासरत थे, सपना सजोए हुए थे, मैं समझता हूँ वो भी इस संकट की घड़ी में सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। स्वाभाविक भी है। इसलिए इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए, उनके शंकाओं का समाधान करने के लिए मैं इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से तमाम प्रदेश के लोगों से जुड़ना चाहता हूं, उनसे संवाद करना चाहता हूं, उनकी समस्याओं का यथासंभव समाधान करने का प्रयास करूंगा। इसलिए मैं सभी मेरे फेसबुक लाइव कार्यक्रम से जुड़े हुए तमाम लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। राम राम साहब। निश्चित रूप से शिक्षा हमारी बुनियादी आवश्यकता है। सब लोग ये चाहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से हम लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, उनको जीवन अच्छा हो,
सुखमयी हो, इसकी कामना करते हुए अपना अपना प्रयास करते हैं। कोई सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाता है, कोई जो सक्षम होते हैं वो निजी शिक्षण संस्थानों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। एक स्कूली शिक्षा के बाद में कुछ लोग बैंकों से ऋण लेकर के अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। आज उन सब अभिभावकों को, सब माता पिताओं को एक चिंता सी लगी हुई है कि हमारे बच्चे के भविष्य का क्या होगा। राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल के ऊपर यह निर्णय लिया कि जिनमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हैं 10वीं और 12वीं, उनके अलावा जो भी बच्चे हैं उनका स्वतः उनको क्रमोन्नत कर दिया गया, कक्षोन्नत कर दिया गया, अगली कक्षा में प्रवेश के लिए उनको पास कर दिया गया। मैं समझता हूं ये समय की आवश्यकता थी, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग घरों से बाहर नहीं जा सकते, बच्चे परीक्षा देने के लिए नहीं जा सकते, इसलिए हमने निर्णय लिया सरकार ने, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी चिंता के साथ में ये कहा कि हम हमारे बच्चों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते, इसलिए 10वीं और 12वीं में जो बोर्ड परीक्षाएं नहीं हुई हैं, इनके अलावा बच्चों को आगे की कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया गया है। मैं समझता हूं इस वैश्विक महामारी की इस आपदा के समय में हमारे शिक्षक जो 4 लाख से भी ऊपर संख्या में सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, उनमें से करीब 1,76,000 शिक्षक इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। वो ड्यूटी दे रहे हैं। 1,76,000 शिक्षक सरकारी सेवा में अपने बच्चों से दूर बैठे हैं, अपने परिवार वालों से दूर बैठे हैं और अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं वो लोग बाग। उनको जो संसाधन उपलब्ध हैं तो ठीक, नहीं है तो ठीक, वो अपने घर से मास्क ले जा रहे हैं। सैनिटाइजर उनको उपलब्ध नहीं हो रहा होगा तो भी इस बात की परवाह नहीं कर रहे हैं वो लोग, और अपनी ड्यूटी दे रहे हैं इस कोरोना महामारी को हराने के लिए। मैं समझता हूं उन शिक्षक बंधुओं को हम सबको सैल्यूट करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए कि इस आपदा के समय में वो किसी बात की परवाह नहीं कर रहे हैं। मेरे शिक्षक बंधु जिन्होंने अपना वेतन माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील के ऊपर, हमारी अपील के ऊपर, उन्होंने किसी ने 5 दिन का, किसी ने 3 दिन का, किसी ने 1 महीने की पूरी तनख्वाह, तकरीबन अब तक 300 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी के जो राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष जो खाता है उसमें डालने का काम किया है। यही नहीं, जहां भी जागरूकता की आवश्यकता है, हमारे शिक्षा विभाग के कर्मचारी बड़ी सजगता के साथ समझाइश कर रहे हैं लोगों को। 1,64,000 के लगभग शिक्षक ड्यूटी देने के लिए हेडक्वार्टर के ऊपर, मुख्यालयों के ऊपर बैठे हैं। वो ये कह रहे हैं हम तैयार हैं ये युद्ध लड़ने के लिए, राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करने के लिए। मैं समझता हूं यह आंकड़ा कम नहीं है। 3.25 लाख लोग या तो ड्यूटी पे शिक्षक कर रहे हैं या ड्यूटी के लिए अपने घरों पर अपनी ड्यूटी लगाने का इंतजार कर रहे हैं, अपने पैतृक घरों में, अपने माता पिता के पास, अपने बच्चों के पास नहीं आ रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और ऐसा भी देखने में आ रहा है कि कई शिक्षक संगठन संगठित होकर के
जो गरीब लोग हैं, जिनको राशन की सामग्री नहीं मिल रही है, उनको राशन की सामग्री भी बांटने का काम वो हमारे शिक्षक कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि माता पिता के बाद में अगर किसी का नंबर आता है तो वो शिक्षक होता है, और वो शिक्षक आज पूरी सत्य निष्ठा के साथ पूरी राष्ट्र और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर के अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी 18 घंटे से ज्यादा हमेशा 24 घंटे में से सबको संभालते रहते हैं। जहां आवश्यकता पड़ती है वहां उनके लिए, सुविधाओं के लिए निर्णय भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, जब पता लगा कि कुछ शिक्षक इसको अवकाश मान करके अपने घरों में चले गए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए और हमने 1 सेकंड में हमारे अधिकारियों को कहा कि अगर कोई भूलवश, गलती से या किन्हीं भी परिस्थितियों में अपने घर चला गया है, हेडक्वार्टर छोड़ गया है, तो उसको आने की आवश्यकता नहीं है, उसको भगने की आवश्यकता नहीं है, उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं हमने हमारे बच्चों के लिए, सरकार ने एक पहल की, हमारे विभाग ने, और एक स्माइल प्रोजेक्ट तैयार किया। अभिभावकों को, टीचर्स को जोड़ करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और कंटेंट डाला उसमें कि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, वो बच्चे अपनी पढ़ सकें। हमारे विभाग ने उन बच्चों को पढ़ने के लिए जो बुक्स हैं कक्षा 1 से लेकर 12 तक, उनसे शाला दर्पण के माध्यम से लिंक उपलब्ध कराया। वहां से वो बच्चे जो एनसीईआरटी सिलेबस की पुस्तकें अब लागू हुई हैं, उनको एनसीईआरटी की पुस्तकें उपलब्ध होंगी। उनको 6 से लेकर के जो शेष क्लासों की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अगर कोई पुस्तकें होंगी तो वो पुस्तकें शाला दर्पण के माध्यम से हम लोग कराएंगे। हम स्माइल के माध्यम से बच्चों तक सामग्री पहुंचा रहे हैं। हम पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध करा रहे हैं जिससे वो बुक्स आगे की तैयारी अपनी कर सकें। या जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं, वो जो बोर्ड की एग्जाम उनकी नहीं हुई है, उनकी चिंता से भी माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार पूरी भली भांति परिचित है। उनके लिए भी हम एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि कैसे लॉकडाउन टूटे और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करते हुए बाकी अन्य जो हिदायतें इस कोरोना महामारी से बचाने के लिए केंद्र सरकार या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी हैं, या विभिन्न देशों से हमें जो अनुभव के आधार पर जानकारियां मिल रही है, उनकी हम किस तरीके से पालना करते हुए हम उन बोर्ड की परीक्षाओं को भी आगे से कराने का काम करें, ये भी हम लोग कर रहे हैं। हम राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल के माध्यम से, यूनिसेफ की मदद से जो पोर्टल चल रहा है, उस पोर्टल को जो है उस पे भी हम सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। 14 देशों की वो जानकारी, कक्षा 9 और 12 के बच्चे कहाँ हमारा भविष्य ठीक रहेगा, हमें कहाँ किस विषय में पढ़ना है, कहाँ पर हम टेक्निकली अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, किस विषय को हमको चुनना चाहिए, क्या रोजगार का विषय हमें चुनना चाहिए, किस प्रकार की टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से हमें अपने आप को आगे भविष्य को बढ़ाना है, ये सब जानकारियां हम राजीव गांधी पोर्टल के माध्यम से हमारी सरकार दे रही है। मैं समझता हूं जो शाला दर्पण हमारा है उसके ऊपर कोविड-19 के बारे में जो जागरूकता संबंधी हमने एक टैब विकसित किया है शाला दर्पण के ऊपर, वहां पर भी पूरी जानकारी कोई भी व्यक्ति ले सकता है। निश्चित रूप से सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, जितना प्रयास हम कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके आशीर्वाद से हमारे विभाग के तमाम अधिकारी हर वक्त तैयार रहते हैं। हमारे सेक्रेटरी, हमारे निदेशक, हमारे बोर्ड के अधिकारी, हमारे बोर्ड के चेयरमैन, जो परीक्षाएं हो चुकी उनके पेपर कैसे जल्दी से जल्दी उनकी कॉपियों की जांच हो, कैसे हम आगे किस प्रकार से
किसी भी बच्चे की जान जोखिम में नहीं डालते हुए कैसे परीक्षाएं करवाएं, इस बात के लिए पूरी तरह चिंतित है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे शिक्षक इसके साथ में, इस ड्यूटी के साथ साथ, कोरोना की ड्यूटी के साथ साथ, जिस जिस घर में जा रहे हैं वहां पर यह जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं कि कोई बच्चा ड्रॉप आउट तो नहीं है, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो पढ़ने से वंचित रह गया है, उसका नाम नोट कर रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों में कैसी पढ़ाई हो रही है उनको, उनके अभिभावकों को बता रहे हैं। मैं समझता हूं जो स्कूलों में हमने इस बार नामांकन की वृद्धि, जितने पेड़ लगाने का निर्णय लिया था, उस पेड़ों की सुरक्षा भी हमारे टीचर्स, हमारे अभिभावक, मैं समझता हूं वो कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। मैं अपील भी करूंगा कि जहां भी, जिस विद्यालय में भी नए पेड़ लगे हैं, उनको पानी की आवश्यकता है, उनको सुरक्षा की आवश्यकता है। यह भी हमारा कर्तव्य है कि हम उनको गांव के लोगों के सहयोग से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए, कोरोना की जो गाइडलाइन सरकारें दे रही हैं उनकी पालना करते हुए हम लोग उसको भी ठीक रखें, उन पेड़ों को भी जीवित रखें, क्योंकि पेड़ भी बच्चे के समान होता है। वो हमें फल देता है, छाया देता है, ऑक्सीजन देता है। कई बहनें, शिक्षिकाएं बहनें अपने 1.5, 2, 3, 4 महीने के बच्चों को छोड़ करके इस कोरोना में ड्यूटी दे रही है। हमने कहा विभाग की ओर से कि जब तक पुरुष हों और अति आवश्यक नहीं हो तो ऐसी बहनों की हम ड्यूटी नहीं लगाएं। जो 50 साल से ऊपर टीचर हैं उनके लिए भी हमने कहा है कि अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं आए तो उनको भी हम कोरोना की ड्यूटी लगाने में छूट दे सकते हैं। जो प्राइवेट निजी शिक्षण संस्थान हैं उनके और अभिभावकों के भी एक बात बार बार दिमाग में आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं हम फीस नहीं दे पाएंगे, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी ये कह रहे हैं कि अगर हमें फीस नहीं मिलेगी तो हम सर्वाइवल कैसे करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ स्पष्ट किया है कि किसी भी गरीब के बच्चे को केवल इस 3 महीने में फीस नहीं अदा कर रहा है, इसलिए उसको सुविधाओं से, पढ़ाई से वंचित नहीं किया जाए। इसका मतलब यह है कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि कोई भी प्रदेश के जाए जन्मे का बेटा या बेटी पढ़ाई से वंचित इस महामारी में किसी भी प्रकार से नहीं रहे, ये सुनिश्चित करते। मैं चाहता हूं, काफ़ी लोगों के काफ़ी चीज़ें दिमाग में हैं, कई सुझाव भी आए हैं, फेसबुक पे भी आए हैं, काफ़ी चीज़ आई हैं। तो मैं समझता हूं जो प्रश्न आपके दिमाग में हैं, आप कोई सवाल करना चाहते हैं, आप कोई बात करना चाहते हैं, तो मैं उनके यथासंभव जो मुझे लगेगा मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। मैं समझता हूं गर्मियों की छुट्टियों का शेड्यूल के बदलाव के लिए हमारे बीकानेर से राजेश बाना जी ने कहा है, इस पे मंथन चल रहा है। इसमें दिक्कत एक ही है कि हमारे शिक्षक बंधु या तो कोरोना ड्यूटी कर रहे हैं या हेडक्वार्टर पे हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं बाकी हैं, इसके अलावा सब बच्चे फ्री हो गए हैं, तो इस बात के पे भी हम लोग कर सकते हैं। मैं समझता हूं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न जिनकी जयंती कल थी, उनके ऊपर हमारे सभी लोगों ने बाबा साहब की जयंती को मनाया, अपने घर में रह करके उनको याद किया। आज ये देश में जो व्यवस्थाएं दिख रही हैं, जो केंद्र सरकार व्यवस्थाएं कर रही है, राज्य सरकारें कर रही हैं, वो सब बाबा साहब की ही देन है। मैं समझता हूं उन्होंने जो संविधान दिया है उसमें सारी व्यवस्थाएं हैं कि किस वक्त में क्या, किसका क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का बोध जो बाबा साहब ने संविधान में कराया था, आज हम सब लोग उस कर्तव्य की
को पूरा करने के लिए लालायित हैं। अपनी अलग अलग जगह पर अपन लोग काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं शिक्षक किन्हीं भी परिस्थितियों में अपना हौसला नहीं खोते हैं, कम नहीं करते हैं। मैं सभी लोगों को आइसोलेशन सेंटर, एक हमारे डॉक्टर पंकज ओसवाल जी हैं, ये आइसोलेशन विद्यालयों को बनाने के टाइम क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, उसमें किस तरह की व्यवस्था रहेंगी मैं समझता हूं। अभी तक जो सेंटर बनाए हैं उसमें पूरी तरीके से हमारे शिक्षकों के साथ साथ अन्य विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगी है। बाकायदा जब भी इनको किया जाएगा तो सैनिटाइज करके और पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त करके और उसके बाद में उसको किया जाएगा। कुछ लोगों के सेकंड ग्रेड के विद्यालयों में सेकंड ग्रेड के पद रिक्त करने की भी कुछ लोगों ने बात की है। ये जीआर सुथार जी हैं, हमारे सुथार साहब, निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड के जो हमारा पूरा सिलेक्शन हो चुका है। अब जो ही विद्यालय खुलेंगे उससे पहले हम लोग सेकंड ग्रेड के 9000 के लगभग जो सिलेक्शन हुआ है उनको नियुक्ति देने का काम करेंगे। इसलिए आने वाले सेशन से आपको सेकंड ग्रेड की जो अध्यापकों की कमी है उससे निजात मिलेगी। मैं समझता हूं जो एक बात आई, गोपाल सुथार जी ने कहा कि कोरोना में शिक्षकों की ड्यूटी जहां है वहीं लगाने की कृपा करें। अब देखिए, इस बात को हमने साला दर्पण के माध्यम से विभाग ने जानकारी मंगाई है कि कौन हेडक्वार्टर पे है, कौन नहीं है। इसके बारे में हम आगे प्लान बनाएंगे कि किस प्रकार से हम लोग यथासंभव उनको देते हुए, सुविधाएं देते हुए, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कैसे कार्य लिया जा सकता है इस कोरोना में। एक रवि योगी जी कह रहे हैं, सूचना आपके बच्चों का नाम काटा गया है, बच्चा कैसे पढ़े। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं एज ए शिक्षा राज्य मंत्री, किसी भी बच्चे का किसी भी वजह से फीस नहीं देने की वजह से या किसी कारण से न सरकारी में न प्राइवेट में नाम नहीं काटा जाएगा। ये आप पूरी तरीके से आश्वस्त रहें। जहां भी शिकायत मिलेगी वहां पर हम सरकार कार्रवाई करेगी। एक हमारे पंकज पेमाणी जी हैं, प्रोबेशन में हैं, पूरा वेतन दें, प्रोबेशन में निम्न वेतन मिलता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आज की तारीख में जो सरकार का नियम है वही लागू रहेगा। मैं समझता हूं एग्जाम, एक हमारे उमर खां जी हैं, उन्होंने कहा 10वीं और 12वीं की बाकी एग्जाम कैंसिल करके जो हो चुके उनके बेस पे, मैं समझता हूं 10वीं और 12वीं बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो बहुत काम आता है। पूरे देश में, दुनिया में 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट की अपनी महत्ता है, उसको कम हम इन परिस्थितियों में अभी तक नहीं कर सकते। मैं समझता हूं जो संविधान की उद्देशिका है उसके लिए भी आभार कर रहे हैं। जो 5 डे वीक किया है, एक दिन नो बैग नो डे है, उसका भी लोग बाग काफ़ी हमारे अभिभावक उसका स्वागत कर रहे हैं। मैं अभी एक कह रहे हैं कि रामस्वरूप जाट जी मुख्यालय पर नहीं पहुंच पाए, उनको गृह जिले में नियुक्ति दें। अभी आवश्यकता नहीं है। अगर इस तरह की आवश्यकता पड़ी तो इस बात पे भी विचार किया जा सकता है कि जो जहां है वहां पर ड्यूटी दें। लेकिन अभी तो हमारे हेडक्वार्टर पे बैठे हुए भी लोग हैं, वो करीब 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं, 1,65,000 के हैं। मैं समझता हूं कि एक भीलवाड़ा से हमारे पास बात आई थी कि एक शिक्षक है, चाय पिलाता है, कप प्लेट धोता है। मैं समझता हूं ऐसे शिक्षक महान हैं। वो शिक्षक होना, अपने आपको शिक्षक होने का जो दायित्व है वो पूरी तरीके से निभा रहे हैं। उनके लिए भी मैं
रीट के लिए काफी बातें आ रही हैं। निश्चित रूप से देखिए, एनसीटी का सिलेबस 2011 की गाइडलाइन के मुताबिक पहले से पूर्व निर्धारित है, जिसके आधार पर रीट का आयोजन होता है। पाठ्यक्रम में चूंकि ये एनसीटी की 2011 की गाइडलाइन से ही पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, इसलिए उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं है। आप सभी लोग जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बीएड एसटीसी किए हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ये समय आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। अपने घरों में रह करके एक टाइम टेबल बना लें और उसके मुताबिक तैयारी करें, क्योंकि रीट की एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होना आवश्यक है। सरकार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रीट 2 सितंबर और सितंबर के माह में ही व्याख्याता की एग्जाम कराने के लिए जो पहले से पूर्व निर्धारित प्रस्तावित डेट्स हैं, उसमें अभी तक किसी प्रकार की तब्दीली करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। क्योंकि जब हम रीट के आवेदन मांगेंगे तो लगभग 3 महीने का हमें समय चाहिए, जो आपकी तैयारी के लिए भी पर्याप्त होता है। तो अभी 3 मई के बाद में इस डेट को आगे पीछे करने की अगर कोई बात आवश्यकता महसूस होती है तो ही निर्णय करेंगे, वरना अभी तक जो निर्णय कर रखा है सरकार ने सितंबर के माह में रीट का और फर्स्ट ग्रेड का, उसको ही मान करके आप लोगों को घर में बैठ करके सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए करना चाहिए। सिलेबस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, रीट का पेपर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। केवल उसके सिलेक्शन का आधार क्या होगा, 70-30 का रेशियो होगा जो पहले से था, या उसका अलग से पेपर होगा, या कोई और मापदंड तय होगा, चेंज होगा। ये सब चीजें शिक्षक बनने के लिए हैं, न कि पात्रता परीक्षा के लिए। पात्रता परीक्षा में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए रीट की तैयारी आपको मन लगा करके अभी से घर में बैठ करके मैं समझता हूं करनी चाहिए। यही आपके लिए फायदे का, और इस समय का सदुपयोग आप लें। कुछ लोगों का यह भी है कि साहब हम कोचिंग करते थे, कोचिंग वालों को हमने फीस दे दी है, उसका क्या होगा, हम तैयारी कैसे कर पाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आपने कोर्स कराने की फीस दी है, निश्चित रूप से वो कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ही के, हमारे ही समाज का हिस्सा है। वो समझते हैं कि जब कठिन परिस्थितियों में बेरोजगार छात्र छात्राएं अपने अभिभावकों से, अपने माता पिता से, उनकी गाड़ी कमाई में से फीस लेकर के आते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपकी जो सिलेबस की तैयारी है, जिसकी फीस उन्होंने ली है या लेंगे, तो वो उसकी तैयारी कराएंगे। इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ईश्वर ना करे अगर ये परिस्थितियां इस तरीके से हैं और आप कोचिंग नहीं जा सकते हो, तो हम कोचिंग वालों से सरकार बात करेगी, ऑनलाइन आपके पढ़ाने की व्यवस्था करेगी, और हमारी जो विद्यालय हैं जो गांव में हैं, या राजीव गांधी भवन जो हमारे ग्राम पंचायत मुख्यालय पे हैं, उनके ऊपर भी हम किस तरीके से ऑनलाइन आपकी तैयारी के लिए, चाहे वो स्कूली शिक्षा की हो, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो, उसके लिए भी हम लोग अंदर ही अंदर हमारे विभाग की तरफ से तैयारी कर रहे हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि काफी ऐसे प्रश्न हैं जो आज विस्तार से दिया जाना संभव नहीं है, लेकिन जो मोटा मोटी मेन जो फोकस की बात है वो यही है कि स्कूली शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना, उनको ऑनलाइन जो भी हमारे पास सामग्री हो वो उपलब्ध कराना, उनकी कैरियर गाइडेंस के लिए उनको दिशा निर्देश देना। ये सब चीजें हम धीरे धीरे, हमारा विभाग, हमारे विभाग के अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। हमारे शिक्षक जो बिना कोई किसी तरह की शिकन लाए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं इस कोरोना से बचाने के लिए, और साथ साथ में
अपने अपने वार्डों में जहां उनकी ड्यूटी लगी हुई है वहां पर वो ये बात भी देख रहे हैं कि कौन बच्चा ड्रॉप आउट है, जिसको हम विद्यालय जब वापस पुनः खुले, सेशन जब शुरू हो, तो उस बच्चे को हम पढ़ाने के लिए लाएं। ऐसे लोगों को मैं शिक्षा मंत्री होने के नाते उनको सैल्यूट करता हूं, आपके जज्बे को प्रणाम करता हूं कि वास्तव में शिक्षक होने का धर्म आप लोग निभा रहे हैं। मैं तमाम जिला के कलेक्टर साहिबान को, एसडीएम्स को, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, दिन रात अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप इस ड्यूटी के वक्त ऐसे हमारे शिक्षक भाई और बहनों का भी चयन करें जिसको हम आगे चल करके अच्छा कार्य करने के आधार पे उनको प्रशंसा पत्र दें। मैं जो पुरस्कृत शिक्षकों का हमने ऑनलाइन आवेदन मांगते हैं, उसमें भविष्य में अच्छी ड्यूटी करने के उसमें भी एक पॉइंट ये भी ऐड करूंगा कि इसमें किस व्यक्ति ने कितनी ज्यादा ड्यूटी दी और किस मुस्तैदी के साथ में उसने कितना अच्छा काम किया, उसका वो काम भी उसके शिक्षक को पुरस्कृत करने में, उसका चयन करने में सहायक होगा। मैं सभी लोगों से चाहता हूं कि वो सवाल जो भी आपके हैं, मन में हैं, वो चलाते रहें, बताते रहें। अचानक वे लॉकडाउन की वजह से मुख्यालय पर नहीं पाए हुए हैं, उनके लिए हमारे आलमगीर खां जाबा सर ने कहा है, भाई गुरुजी आपको स्पष्ट कर दिया है कि जो जहां है वहां रहें। अभी हमारे दिमाग में किसी प्रकार की ये बात नहीं है कि किन परिस्थितियों में कौन लोग चला गया, उसके खिलाफ हम क्या करें। अभी समय ये नहीं है। अभी समय है हम सब एकजुटता के साथ में जहां भी हैं, जिस रूप में भी हैं, वहां लोगों को समझाएं, लॉकडाउन की पालना कराएं, लोग इस संक्रमण से बचें, कैसे बचें, इस बात का प्रयास हमको करना चाहिए। ये जो 50 से ऊपर वाले टीचर्स की बात है, यथासंभव अगर वहां पर और कोई टीचर है तो मैं समझता हूं उन लोगों की ड्यूटी हम कम लगाएंगे। इस दिशा में अगर और कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से तो हम लोग बात करेंगे। मास्क के लिए एक राजकुमार ब्लाच जी हैं जो टीचर हैं, वो कह रहे हैं मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जाए। निश्चित रूप से हमारे सीएमएचओ, हमारे जो ब्लॉक सीएमएचओ और हमारे जो सीबीओ हैं, उनको इस बात के दिशा निर्देश दिए गए हैं, हमारे विकास अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय के ऊपर वो ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा या एनएम या डॉक्टर सीएससी पीएससी के किसी अधिकारी के द्वारा वो मास्क हर हाल में उपलब्ध कराए। कोई भी टीचर बिना मास्क नहीं रहे, इस बात की व्यवस्था की जाए, ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। एसटीसी के लिए हमारे सुभाष बिश्नोई जी ने कहा है कि एसटीसी के लिए आवेदन मांगे जाएं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। इसके लिए भी हम लोग अब जल्दी प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन आप लोगों से मांगे जाएंगे। दूसरा, दसवीं और 12वीं की कक्षा में भी एनसीईआरटी का सिलेबस इसी साल से लागू करें, यह संभव नहीं है, क्योंकि हम 11वीं में और 9th में करेंगे तो अगली साल वो एनसीईआरटी का सिलेबस आएगा। नहीं तो अगर हम मैं समझता हूं अगर 10वीं और 12वीं में करेंगे तो एक साल उसने हमारा पहले का पाठ्यक्रम पढ़ लिया, दूसरी बार दूसरा पढ़ेगा, तो मैं समझता हूं उसमें भ्रांति होगी और पेपर भी उस तरीके से नहीं दे पाएंगे। तो
आपने पूछा, एक हमारे प्रकाश चंद सैनी जी कह रहे हैं कि जैसे प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप और आप साइकिल जैसे वितरण करते हैं, निशुल्क एंड्रॉयड मोबाइल वितरण को भी शामिल करें ताकि स्माइल जैसा प्रोग्राम। बहुत अच्छा आपका सुझाव है। इसको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और हमारे विभाग के अधिकारियों के साथ आगे चल के चर्चा करेंगे और उचित समय में उचित निर्णय लेंगे। आपका अच्छा सुझाव है। एक बात आई थी जो मुझे भी अखरी कि एक ग्राम विकास अधिकारी ने एक टीचर को 2 बिस्कुट के पैकेट अलमीरा में से लेने के लिए नोटिस दे दिया। ये शर्मनाक है, कतई उचित नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इस धरती पे जो चोरी के उद्देश्य से बिस्कुट चोरी करेगा। मैं समझता हूं ऐसे लोगों को, वहां के विकास अधिकारी महोदय को, वहां के जिला कलेक्टर महोदय को, उनको डांटना चाहिए कि आपको अधिकार नहीं है कि इस प्रकार की आप बात करें, एक नोटिस दें। मैं समझता हूं ये भी अच्छा नहीं रहेगा। छोटे और मध्यम दर्जे के विद्यालयों की स्थिति पे भी पंडित नरेंद्र अवस्थी जी कह रहे हैं कि आप विचार करें। निश्चित रूप से काफी ऐसे विद्यालय हैं जो बिल्कुल अपनी रोजी रोटी यूं मानो उसी से चलाते हैं, और अगर 2 महीने की विपदा आ गई तो उनके लिए स्कूल चलाना मुश्किल है। ऐसे लोगों के लिए हम यही कहना चाहेंगे, अभिभावकों से आग्रह करना चाहेंगे कि आपके बच्चों को वो गुरुजन आपके माता पिता से भी बढ़कर के शिक्षा दे रहे हैं। आपको भी चाहिए कि अगर आपके पास सुविधा है, आप कर सकते हैं, तो उनको फीस दें और उनको भी आगे बढ़ाने का काम करें और अपने बच्चों को भी शिक्षित कराने का काम करें। मैं समझता हूं। और अभी ये जय सारस्वत जी कह रहे हैं कि भरतपुर कलेक्टर और सभी अधिकारी मेहनत से लगे हुए हैं। भरतपुर कलेक्टर हमारे डायरेक्टर रहे हैं, वो जानते हैं किस प्रकार से शिक्षकों के साथ लेकर के उनकी ऊर्जा का सदुपयोग किया जा सकता है। तो मैं समझता हूं उनका काम अच्छा ही होगा। बाकी हमारे हिमांशु गुप्ता जी भी हैं जालोर में, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी डायरेक्टर रहे हैं। एक हमारे हरिकिशन जी बबलू ये कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम हैपन इन मई, देन व्हेन द रिजल्ट। आप निश्चिंत रहें, जब तक दूसरी बाकी की परीक्षाएं होंगी तब तक हम यथासंभव परीक्षकों के द्वारा आपकी कॉपियां जंचवा देंगे और एक ऐसी व्यवस्था करेंगे कि शेष जो पेपर रह गए हैं वो करें। उसको जल्दी से जल्दी हम कॉपियों को जांच करवा करके रिजल्ट शीघ्रातिशीघ्र जारी करने का काम करें। इस बात का हमारा बोर्ड पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है। इक्कीस से पहले लीव पे थे, उनके छुट्टी से संबंधित गाइडलाइन के बारे में शोपत बनाजी कह रहे हैं। इसके बारे में हम विभाग के अधिकारियों को बताएंगे। यूट्यूब चैनलों पे राजस्थान बोर्ड पर आधारित उनके बारे में बच्चों को देखने की बात कही है। निश्चित रूप से यूट्यूब, रेडियो, कई चैनलों का आग्रह हमारे पास में आ रहा है कि हम लोग बच्चों को घर बैठे हमारे चैनलों के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा उनको देने की बात कर सकते हैं, उनको पढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं इस बारे में भी हम
हमारे विभाग के अधिकारियों से और माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि हम उनको किस प्रकार से कंटेंट उपलब्ध करा करके उनको इसमें स्वीकृति दें। इस बात पे पूरी तरीके से गंभीरता के साथ में मनन किया जाएगा। कई शिक्षक कह रहे हैं कि साहब हम कोविड-19 में ड्यूटी दे रहे हैं लेकिन पता नहीं कब तक देंगे, तो इसके बारे में भी हम समीक्षा करेंगे कि कितने लोगों ने पहले दे दी, अभी भी वहाँ दूसरे उपलब्ध हैं, तो फिर उनको फ्री करके दूसरों को जो अभी तक ड्यूटी नहीं आई उनको लगाने के लिए दिशा निर्देश शीघ्र ही इसमें जारी करेंगे। कई लोगों की ये भी शिकायत इसमें कमेंट आ रहे हैं कि साहब कार्य कर रहे हैं लेकिन वेतन नहीं मिल रहा है। तो इसको मैं आज ही मेरे अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि ऐसे टीचर जिनको 1 महीने से भी ज़्यादा समय में किसी को अगर वेतन नहीं मिल रहा है किन्हीं कारणों से, तो वो प्रशासनिक स्तर पर हम निर्देश देंगे कि वो उसकी वेतन की व्यवस्था करेंगे। कुछ हमारे टीचर्स, ओम सोनी जी कह रहे हैं कि टीचर्स के लिए भी ड्रेस कोड लागू किया जाए। बच्चों के लिए भी कई कमेंट आ रहे हैं कि उनकी जो ड्रेस है वो चेंज होगी या वही रहेगी, तो इसके बारे में भी शीघ्र निर्णय लिया जाएगा कि बच्चों की ड्रेस आगे वाले सेशन में किस प्रकार की रहेगी। एक हमारे सीताराम मीना जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें मुख्यालय पर और माध्यमिक शिक्षक कापियाँ जो परमानेंट एड्रेस से हमारे घर पर गई हुई हैं उनकी जांच कैसे करेंगे। तो इस बात का भी समाधान शीघ्र किया जाएगा कि उनकी ड्यूटी दूसरी जगह है और अगर परमानेंट एड्रेस पे गई है तो उन तक कापियाँ कैसे पहुँचें, इस बात की भी व्यवस्था की जाएगी। रीट के विज्ञापन शीघ्र जारी करने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके लिए तो विज्ञापन, या जब सरकार ने कह रखी है कि 2 सितंबर को हम कराएंगे तो आपको तैयारी करनी चाहिए। अब अगर हम विज्ञापन अभी करा देंगे तो आप कहेंगे कोचिंग में हमने पैसे दे रखे थे, वो पढ़ाई नहीं हुई। तो मैं समझता हूं हर चीज में कंट्रोवर्सी है। आपको चाहिए कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, जब समय आएगा तो इसका विज्ञापन, जब परीक्षा की डेट तय हो जाएगी उससे लगभग 3 महीने पहले की डेट में हम लोग इसका विज्ञापन जारी कर देंगे, नियमों को तय करते हुए, गाइडलाइन तय करते हुए। लाइट कम होगी इसकी। एक हमारे ताराचंद जी बरोडिया जी हैं, वो कह रहे हैं ग्रीष्म अवकाश पर भी विचार किया जाए क्योंकि टीचर बाहरी जिले में करंट ड्यूटी कर रहे हैं। अगर ग्रीष्मकालीन अवकाश थोड़ा समय मिलता है तो परिवार के साथ सामाजिक कार्य पूर्ण कर सकेंगे। बच्चों की तो आपको पता है जब क्रमोन्नत कर दिया तो उनकी तो छुट्टियां प्रारंभ हो ही गई हैं एक तरीके से, लेकिन इस विषय पर चूंकि
इसमें भी दो बात हैं कि टीचर्स अभी ज़रूरत है कोरोना महामारी से जूझने के लिए, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इसलिए इस विषय पे कि कब से ये कैलेंडर पुनः शुरू किया जाए, कब से ग्रीष्मकाल छुट्टियां की जाए, इस पे उच्च स्तर के ऊपर हम लोग चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके और फिर कोई निर्णय लेंगे। अभी आप कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए जो ड्यूटी कर रहे हैं उसको आप अच्छी तरीके से करें, यही आपके लिए अच्छा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुक कम हेल्पर का मानदेय बढ़ाया जाए। ये सब चीज़ें हमारे संज्ञान में हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हैं। आपको अभी सरकार की तरफ से जो ड्यूटी दी गई है वो माननीय गुरुजनों को करनी है, लोगों को समझाना है, जागरूक करना है। कोरोना जैसी इस महामारी से, इस संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन की पूरी तरीके से पालना करनी है। आपकी कोई भी समस्या हो तो उस समस्या को आप हम तक पहुंचाएं। मेरे मेल पे भेज सकते हैं, डायरेक्टर को भेज सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरे कार्यालय में फ़ोन कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कुछ सुझाव भी हमारे पास में आए हैं, उन पे भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार शिक्षक वीरेंद्र पंडा जी, ये नामांकन बढ़ाने के लिए जो हमारी सरकार ने पौधे लगाने की बात की थी, पेड़ लगाने की बात की थी, उसके बचाव के लिए अपनी बात कह रहे हैं। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि वहाँ की एसडीएमसी, वहाँ के शिक्षक, वहाँ के पीओ इस बात को सुनिश्चितता करें कि वो जो पेड़ या पौधे जो लगाए हैं वो बरकरार रहें। दूसरी हमारी एक बेरोजगार है शिवानी, ये कह रही हैं कि पहले की सरकार रीट को और थर्ड ग्रेड को अटका के चली गई, अब रीट फर्स्ट ग्रेड अन्य भर्तियों के लेकर योजना पूछ रही हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, बहन आप अपनी तैयारी कीजिए। सरकार यथासंभव अगर ये 3 मई से आगे लॉकडाउन नहीं बढ़ता है, जैसी पूरी उम्मीद हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम समझदार हैं, सब अपने घरों में लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं, सरकार के द्वारा दी गई हिदायतों की पालना कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं टाइमली हम इसमें आगे बढ़ेंगे। हाल फिलहाल इतना ही हम कह सकते हैं, आगे की किस प्रकार क्या परिस्थितियां आती हैं उसके ऊपर निर्णय किया जाएगा। हमारे गर्मियों की छुट्टी के लिए भी हमारी त्रियांश छोटी बेटी है हमारी, वो कह रही है कब से होंगी बेटे, आपको जब परीक्षा में पास कर दिया 10वीं और 12वीं के अलावा जो भी बच्चे हैं उनके सबके लिए तो छुट्टियां ही हैं। अपने घर में एंजॉय करें, अपने माता पिता को समझाएं, अपने छोटे भाई बहनों को समझाएं कि वो बाहर नहीं जाएं, लॉकडाउन की पालना करें, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पालना करें, साबुन से हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं, बाहर नहीं जाएं, अनावश्यक वस्तुओं को नहीं छुएं, कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उससे 3 मीटर दूर से बात करें। दूसरा एक वेद प्रकाश जी हैं हमारे 3rd ग्रेड के, वो ये कह रहे हैं कि नामांकन बढ़ाने के लिए कोई खास रणनीति, मैं समझता हूं आप सब स्कूलों में सब अभिभावकों के
मोबाइल नंबर हैं, उनसे बात करें। जब कोरोना का सर्वे करें तो आप इस बात का भी सर्वे करें कि कोई बच्चा अनपढ़ तो नहीं है, कोई ड्रॉप आउट तो नहीं है, सरकारी स्कूलों में कैसी पढ़ाई होती है, अच्छी पढ़ाई होती है, उसके बारे में लोगों को बताएं, जिससे वो बाहरी फीस दे करके जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं वो आपके सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। इसके लिए हम लोग प्रयास करें, हम सब प्रयास करेंगे तभी संभव होगा। जगतपाल चौधरी जी हैं, ये भी कह रहे हैं कि 5 डे और ऑनलाइन तबादले की जो सोच है वो अच्छी है। मैं समझता हूँ हम लोग शीघ्र ही शिक्षकों के लिए जो ट्रांसफ़र के लिए एक पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, वो पॉलिसी भी लेकर के आएंगे, जिससे जो शिक्षकों में थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र को लेकर के असंतोष होता है वो भी आगे नहीं रहे, और जो लोग अच्छा अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको प्रायोरिटी मिले, उनको प्राथमिकता मिले। टोडा भीम निवासी बांके बिहारी जी भी कह रहे हैं कि मूक बधिर, मानसिक विमंदित, नेत्रहीन दिव्यांग विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए विभाग की कार्य योजना, इसके बारे में मैं आज ही मेरे विभाग के अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से चर्चा करूंगा, और इस दिशा में हम जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ कर पाएं तो मैं समझता हूं करेंगे। कोरोना की वजह से एक सवाल ये भी है कि शिक्षा सत्र पूरी तरीके से बिगड़ गया है, उसको पटरी पे लाने की इसमें सबका सहयोग चाहिएगा। ये पटरी पे तभी आएगा जब अभिभावक, स्टूडेंट्स, टीचर, पॉलिटिशियन, शिक्षाविद, सरकार सब मिलकर के एक सामूहिक प्रयास करेंगे, किसी तरह की आनाकानी नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं आगे आने वाले समय में हम ये जो गैप हमारे को इस कोरोना महामारी की वजह से आ गया है उसको भी हम लोग पाटने का काम करेंगे। शिक्षा का नया सत्र कब से शुरू हो, कब समाप्त हो, इस बारे में भी गंभीरता के साथ में विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे कि इसको कब से समाप्त करना है, कब लागू करना है। मिड डे मील में दूध के संबंध में मैंने पहले भी विधानसभा में कहा था कि इस योजना की समीक्षा की आवश्यकता है। काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी शिकायतें भी आती हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं कि इसके उच्च स्तर के ऊपर समीक्षा की जानी चाहिए। जो पेमेंट बकाया है उसके लिए भी हम लोग यथासंभव पूरे प्रयास करेंगे, इस आर्थिक विपदा के बावजूद भी, कि हम लोग उन टीचर्स की जेब में से पैसा नहीं लगे। मैं आप सब लोग जो मेरे लाइव पे आए उनके सवालों का जवाब मैं नहीं पूरी तरीके से सबका नहीं दे पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूं कि आप जो भी सब बोले हैं, जो भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं, उनका मैं प्रतिदिन मेरे ट्विटर के माध्यम से, मेरे फेसबुक के माध्यम से, या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं प्रतिदिन आपसे मुखातिब होते रहूँगा, आपके सवालों का जवाब देते रहूँगा। आप जो इस कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं उनका हौसला अफजाई करता रहूँगा। और पुनः मैं जो हमारे द्वारा एक स्माइल जो प्रोजेक्ट चालू किया गया है उसके संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूं कि 2 कदम आप चलें, 2 कदम हम चलें, 2 कदम आप चलें, 2 कदम हम चलें, लॉकडाउन का फासला यूं ही खत्म हो जाएगा। स्माइल के जरिए आपकी स्माइल बरकरार रहे, स्माइल के जरिए आपकी स्माइल बरकरार रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सब मिलकर के कोरोना को हराएंगे, हिंदुस्तान से भगाएंगे, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे,
सुसंस्कृत करेंगे और ये जंग जीतेंगे नहीं, इस कोरोना जैसी महामारी को दोबारा भारत की तरफ आंख उठा के नहीं देखे, ऐसी एक रणनीति के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पुनः आप सब लोग लाइव में आए, जुड़े, आपका ये स्नेह, आपका ये आशीर्वाद, आपका ये प्यार हमेशा बना रहे, इसी कामना के साथ आप सबको नमस्कार, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय बाबा साहब, धन्यवाद।